वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक ऐसे वक्त के बारे में है जिससे हर कोई गुजर चुका है और ये एक ऐसा वक्त है जो हर किसी को हमेशा ही सुनहरा लगता है। हेलो एंड वेलकम टू गुरुकुल। Today in this video, we are going to discuss a very conceptual and mournful poem, Childhood, written by an Australian poet, Marcus Nathan. Following the basic format of Gurukul, we are going to divide the discussion of this poem into 5 parts, where we will discuss the background of the poem in the first, and in the second, we will discuss the biographical context. After analyzing the real text of the poem, we will look into some important themes, and with some important questions, we will conclude this video. जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पोएम को समझने के लिए उस पोएम का कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इस पोएम के मामले में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ये 5 पॉइंट समझ गए तो इन्हीं 5 पॉइंट में ये पूरी पोएम समझ में आ जाएगी, और जिसके लिए हम इस पोएम का टाइटल चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पोएम का जो फर्स्ट स्टेंजा है उस स्टेंजा को समझने के लिए हमें रैशनल थॉट के बारे में डिस्कस करना होगा। And in order to understand the second stanza of the poem, we have to understand the hypocrisy of adults. And the third stanza will get as clear as water if we understand individuality. In order to understand the fourth stanza of the poem, we must understand the state of infancy, which can be regarded as the reservoir of purity and innocence of soul. Now let us begin with the first concept among these 5, that is the concept of childhood. अभी देखिए, अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट के आधार पे अगर बातें करें तो चाइल्डहुड को अलग अलग एज ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के आधार पे भी चाइल्डहुड को अलग अलग एज ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर सोसाइटी के तरह तरह के इंसिडेंट और स्टोरीज को देखा जाए तो चाइल्डहुड को किसी भी एज में रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि कभी कभी 7 साल के बच्चे उतने समझदार होते हैं जितने 14 साल के नहीं होते, और कभी कभी 18 साल के बच्चे भी वैसे काम कर बैठते हैं जो एक 10 साल के बच्चा करेगा ही नहीं। इसीलिए चाइल्डहुड को किसी भी एज ग्रुप में डिवाइड ना करके चाइल्डहुड को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स में ही देखा जाना बेहतर है। एक बच्चे में होता क्या है जो हमसे उन बच्चों को अलग करते हैं? उन बच्चों में होता है प्यूरिटी, यानी उनका दिल साफ होता है, उनके मन में कोई भी भेदभाव नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, और इसीलिए वो बच्चे आसानी से कोई भी चीज विश्वास कर लेते हैं। जो भी बच्चा कोई भी चीज आसानी से और बिना किसी वजह से विश्वास कर लेते हैं तो उसको हम चाइल्ड बोल सकते हैं। फाइनली वी कैन से चाइल्डहुड इज द एज ऑफ प्यूरिटी एंड इनोसेंस। प्यूरिटी और इनोसेंस ऐसे क्वालिटीज है जो हर किसी को पसंद है, और कोई भी अपना प्यूरिटी और इनोसेंस खोना नहीं चाहते। पर वक्त के साथ साथ और जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ साथ हम अपने ये 2 क्वालिटी खो ही देते हैं। और आगे के जो 3 पॉइंट्स है उनमें ये चाइल्डहुड के क्वालिटीज खोने के वजह डिस्कस किया जाएगा। द सेकेंड कॉन्सेप्ट एंड द फर्स्ट रीजन ऑफ लूजिंग द क्वालिटीज ऑफ चाइल्डहुड, दैट इज प्यूरिटी एंड इनोसेंस, इज गेटिंग रैशनल थॉट्स। एक बच्चे में कभी भी रैशनल थॉट्स नहीं होते। वो कोई भी बात आसानी से मान लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं। बातों को विश्वास करने के लिए प्रॉपर रीजन की जरूरत नहीं होता। जैसे कि किसी भी घर के अंदर बैठे हुए एक बच्चे को अगर बोला जाए कि बाहर मत निकलना, वहां एक टाइगर है जो तुमको काट लेगा, तो वो बच्चा ये बात मान लेगा और डर के मारे वो बाहर बिल्कुल ही नहीं जाएगा। अगर इसी बात को अभी हम बदल के देखें और एडल्ट्स के लिए भी ऐसा ही एक सीन क्रिएट करें तो फिर कंडीशन कुछ और ही होंगे। इस बात को सुन के बड़े तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि बाहर टाइगर है, लेकिन अगर टाइगर का आवाज सुनाई दे या फिर खिड़की से या कहीं से भी देखा जाए तो फिर वो मानने के लिए मजबूर होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम उस वक्त पे पहुंच चुके हैं, उस उम्र पे पहुंच चुके हैं जहां हम बेवजह किसी चीज पे भरोसा नहीं करते। हमें किसी चीज को मानने के लिए उसके पीछे एक रीजन का जरूरत पड़ता है, और जब किसी चीज को मानने के लिए हमें रीजन का जरूरत पड़ता है तो उस कंडीशन को हम ग्रोथ ऑफ रैशनल थॉट कह सकते हैं। And it is important to mention that a child lacks rational thought. In the next point, we will discuss the hypocrisy of adults. बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छा मैनर्स सिखाने के लिए बड़े ही बच्चों को सिखाते हैं कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे या फिर क्लास के नाम पे हमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। पर इस एजुकेशन के चलते या फिर मैनर्स सिखाने के चक्कर में हम उन बच्चों को
कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कलर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जिनको रिलीजन के बारे में भी नहीं पता है, कास्ट के बारे में भी नहीं पता है, कलर के बारे में भी नहीं पता है। और फिर अक्सर देखा जाता है कि ये रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, क्लास के नाम पे डिफरेंशिएट ना करने वाले, बातें करने वाले लोग ही अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एडल्ट्स जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। When your action does not match with your words, that can be regarded as hypocrisy। और बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि एडल्ट्स अक्सर हिपोक्रेट्स होते हैं। और जब बच्चे समझने लगते हैं कि एडल्ट्स हिपोक्रेट्स होते हैं और वो जो कहते हैं वैसा ही खुद के जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब हम चाइल्डहुड से दूर आ चुके हैं। मतलब हम अपने दिल का प्यूरिटी और इनोसेंस खो चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो बच्चों में नहीं होता है वो है इंडिविजुअलिटी। अभी देखिए, हम अक्सर अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी ट्रेजिक सिचुएशन, चाहे वो दूसरों का ही हो, उसमें हम मजाक नहीं करेंगे, उसमें हंसेंगे नहीं, खिलखिलाएंगे नहीं। पर ये चीज बच्चों के साथ नहीं होता है। जैसे कहीं पे अगर किसी का रिश्तेदार या फिर फैमिली मेंबर्स मर चुके हो, तो जिस जगह पे उस डेड बॉडी को रखा गया हो वहां पे सारे एडल्ट्स या तो रो रहे होते हैं या फिर सैडली वो वहीं पे बैठे रहते हैं। और उसी के आसपास हम बच्चों को खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, टिटरते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उस वक्त वो हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं और वो निकल के आ जाता है। और इसी तरह से बहुत से खुशी के मौके पे भी हम बच्चों को रोते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उनका इमोशन और थॉट पे खुद का कंट्रोल नहीं होता है। और जब किसी के लिए अपना थॉट और इमोशन को कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाता है, तब वो चाइल्ड नहीं रहता और वो अपना चाइल्डहुड खो देते हैं। रैशनल थॉट का ग्रो होना, एडल्ट्स के हिपोक्रेसी को समझना और साथ ही साथ अपने इमोशन और थॉट को कंट्रोल करना हम अपने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं। क्योंकि हमें जिंदगी में धोखे मिलते हैं, हम टूटते हैं, अपनों से बिछड़ते हैं और इसी तरीके का अलग अलग रीजन से हम जिंदगी में इतना समझदार बनते हैं और अपना चाइल्डहुड खो देते हैं। अभी देखिए, एक्सपीरियंसेस के मिलने का असर क्या होता है। हम धीरे धीरे अपने जिंदगी से प्यूरिटी और इनोसेंस खो देते हैं। एंड द लॉस ऑफ प्यूरिटी एंड इनोसेंस इज वे मोर ग्रेटर देन लूजिंग एनी मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। क्योंकि कोई सामान अगर हमसे खो जाए तो हम वो दोबारा अचीव कर सकते हैं, लेकिन इनोसेंस और प्यूरिटी ऐसा चीज है जो एक बार खोने से हम उनको कभी भी वापस नहीं ला सकते। और अगर उसके बाद हमें कभी भी इनोसेंस और प्यूरिटी को एक्सपीरियंस करना हो या फिर कहीं पे देखना हो, तो फिर एक ही ऐसी जगह है जहां पे हमें प्यूरिटी और इनोसेंस देखने को मिल सकता है, वो है कोई भी इन्फेंट, यानी कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो या फिर किसी भी प्लेस का हो। अगर ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया है तो फिर ये पोएम आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। Before going to the line-by-line analysis of the poem, let us go through a brief discussion on the biographical context of the poet. Although Marcus Nutton born in Norway, पर बाद में उनका ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने की वजह से उनको ऑस्ट्रेलियन पोएट ही कहा जाता है। नतन अपना जिंदगी पोएट्री के कंपोजिशन में ही लगा दिया था। And the most celebrated topic of his poetry is childhood. And the most celebrated poems ever written by Marcus Nutton are Childhood and Come the Dawn. दोनों में उन्होंने चाइल्डहुड का ब्यूटी और उसका प्राइसलेसनेस के बारे में ही बात किया है। Now let us go to the main part of today's video, that is line by line discussion of the poem Childhood written by Marcus Nutton. चाइल्डहुड एक मॉर्नफुल पोएम है जहां पे पोएट अपना चाइल्डहुड को खोने का गम हमारे सामने रख देते हैं। ही इज सैड बिकॉज ऑफ लूजिंग चाइल्डहुड, क्योंकि चाइल्डहुड खोने के साथ साथ अपने जिंदगी से उन्होंने 2 अच्छी चीजें खोई है, वो है प्यूरिटी ऑफ सोल एंड इनोसेंस ऑफ लाइफ। अभी देखिए, हम जब किसी भी चीज को खो देते हैं तो सबसे पहले हम उस वक्त को याद करने की कोशिश करते हैं जब तक वो चीज हमारे हाथ में था, ताकि हमें ये पता चले कि असल में वो चीज कब खोई है। इन द सेम मैनर मार्कस नटन begins the poem and says, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? यहाँ पोएट ढूंढने की कोशिश करते हैं उस वक्त को जब उन्होंने अपना चाइल्डहुड खोया है। पोएट अपना चाइल्डहुड को एक एज में फ्रेम करना चाहता है और कहता है, was it the day
I ceased to be 11, कि जिस दिन मेरा 11 साल खत्म हुआ, जिस दिन मेरा 11th ईयर खत्म हुआ, उस दिन मैंने अपना चाइल्डहुड खोया है क्या। देखिए, उन्होंने यहाँ पे बोला है was that the day, क्या वो दिन है जब मैं 11th ईयर कंप्लीट किया, उस दिन मैंने अपना चाइल्डहुड खोया। और फिर आते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग रैशनल थॉट। और हमने पढ़ा है जब हमारा रैशनल थॉट का ग्रोथ होता है, उसके बाद हम रीजन के बिना किसी भी चीज को विश्वास नहीं करते हैं। और इसी को जस्टिफाई करते हुए नटन सेज, वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। जैसे कि रिलीजन्स कहते हैं कि हेल और हेवन है, अब मुझ में वो रैशनल थॉट आ चुका है। मैं हेल और हेवन का एड्रेस नहीं जानता, मैंने धरती का किसी भी हिस्से में हेल और हेवन को नहीं देखा है। और जैसे कि हेल और हेवन होने का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए मैं मानता ही नहीं कि हेल और हेवन है। अगर मुझे कोई रीजन दे देता, अगर मुझे कोई एड्रेस दे देते, तो फिर मैं जरूर विश्वास करता कि हेल और हेवन है। As I have grown the scientific temper and rational thought now, I am not going to believe in anything that has no proof. And he concludes this stanza with a question, was that the day? मतलब जिस दिन मैंने अपना रैशनल थॉट पाया है, क्या ये वही दिन है जब मैंने अपना चाइल्डहुड खोया है। क्योंकि अब मैंने हर तरीके का मिथ को विश्वास करना छोड़ दिया है और मुझे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट और रियलिटी से मतलब है। The second stanza of the poem says, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love, they preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? Once again, the poet begins a new stanza with the same question, when did my childhood go? और वो कहते हैं, क्या ये वो दिन है जब मुझे एडल्ट्स की हिपोक्रेसी समझ में आया है और मैं ये समझने लगा हूं कि बड़े लोग हमारे सामने जैसा दिखाते हैं अक्सर वैसे होते नहीं हैं, क्योंकि वो हमें प्यार से रहना सिखाते हैं, प्यार के बारे में बोलते हैं, पर एडल्ट्स आपस में ही लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और प्यार से तो बिल्कुल भी नहीं रहते। पोएट कहते हैं कि वो कौन सा दिन है जब मैंने चाइल्डहुड खोया है। क्या ये वो दिन है जब मुझे समझ में आया बड़े हमें प्यार से रहने के लिए सिखाते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमें भेदभाव करने से मना करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि एडल्ट्स ही एक दूसरे में ये सारे भेदभाव लाते हैं। एक एग्जाम्पल के तरीके से देख लेते हैं कि एडल्ट्स अक्सर हमें ये सिखाते हैं कि धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कल को किसी एक लड़का या लड़की को दूसरे धर्म या फिर जाति के लड़का या लड़की से प्यार हो जाता है, तो सबसे पहले वही लोग टांगे तोड़ेंगे जो आपको सिखाया था कि धर्म के नाम पे विवाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आ जाता है हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट। तो कभी कहता है कि क्या मैंने उस दिन अपना चाइल्डहुड खोया है जिस दिन मुझे समझ में आया एडल्ट्स आर हिपोक्रेट्स, जैसा वो दिखाते हैं वैसा अक्सर वो होता नहीं है, उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स में कोई सिमिलैरिटीज नहीं होता है। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट सेज, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन टू यूज व्हिचएवर वे आई चूज, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वेर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माय ओन एंड माइन अलोन, वाज दैट द डे। इस स्टेंजा में पोएट इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब मुझे समझ में आया कि मैं अपनी सोच, अपना दिमाग, अपना माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या तब मैंने अपना चाइल्डहुड खोया है। अभी देखिए, कोई भी टीचर आपको क्लासरूम में बैठने के लिए मजबूर कर सकता है, उसकी बातें सुनने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन एक क्लासरूम में बैठ के एक टीचर का बातें सुन के आप वही सारे चीजें सोचेंगे ऐसा जरूरी है नहीं। आप क्लास में बैठ के सुबह आपने क्या किया था, कल रात को आपने क्या खाया था, आपको किस दोस्त के साथ मिलने जाना है, ये सब बातें आप सोच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आया है कि आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ आपका बात सुनता है। आप जिस वक्त जो चीज सोचना चाहते हैं आपका माइंड सिर्फ वही सोचता है, और अपना सोच को चूज करके आपको जो कुछ भी मिलेगा, आप जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा और किसी का नहीं होगा। इस स्टेंजा में पोएट ये कहता है, क्या ये वो दिन है जब मुझे इंडिविजुअलिटी समझ में आया और अपना माइंड पे कंट्रोल आया, तब मैंने चाइल्डहुड खोया है। क्या ये वो दिन है? यहां तक हमें ये देखने को मिला, द पोएट ट्राइड टू फाइंड आउट दैट मोमेंट व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, लेकिन उसको मिला नहीं। वो एक सवाल में ही उलझे रहे, वाज दैट द डे, वाज दैट द डे। अभी उनका सवाल व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो को चेंज करके वो पूछते हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो।
अभी बाकी स्टेंजाज में आप देख सकते हैं किसी भी आंसर को लेके वो सर्टेन नहीं थे, वो श्योर नहीं थे, लेकिन लास्ट स्टेंजा में पोएट जो भी कहते हैं वो पूरा श्योरिटी के साथ कहते हैं। और वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो के जवाब में वो कहते हैं इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। मतलब मेरा चाइल्डहुड कहीं खो चुका है, ऐसे जगह पे खोया है, ऐसे वक्त पे खोया है जो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। पर मुझे इतना पता है कि अगर मुझे चाइल्डहुड का ट्रेट्स देखना है, अगर मुझे चाइल्डहुड का क्वालिटीज देखना है, इनोसेंस और प्यूरिटी को मुझे देखना है, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्फेंट के चेहरे पे मिल सकता है, चाहे वो किसी भी रंग का हो, चाहे वो किसी भी जगह का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी जाति का हो। विद दिस ही कंक्लूडेड द पोएम चाइल्डहुड। इस पोएम का डिस्कशन के बाद हमें ये 4 इंपॉर्टेंट थीम्स मिलते हैं जो हमने अच्छे से कवर किया है, और इसका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, some important questions are given below। आप इनको डाउनलोड करें, आप पढ़ें और अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। थैंक यू।